हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस करंट अफेयर सीरीज में कल हम लोगों ने बजट हाइलाइट्स फॉर 2025 देखा हुआ था। उसी का पार्ट 2, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम लोग रिमेनिंग सेक्शंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है, बजट ऑलवेज प्रेजेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू द अपकमिंग economic activities of the government, what government is planning, गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रहा है, आने वाले एक साल में किस प्रकार के प्लान्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाला है ना, किस तरीके से फंड्स को जो है इन्वेस्ट करने वाला है, यूज करने वाला है, कौन से नए पॉलिसीज जो है बनाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको बजट में मिलता है। तो कल हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात किया हुआ था। आज हम रिमेनिंग सेक्टर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर रिकैप कर लिया जाए तो कल आपने देखा था जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि देयर आर 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के 4 इंजन्स क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। और इसके साथ साथ आपने देखा था कि बजट में दिया हुआ है फ्यूल फॉर द डेवलपमेंट एज अ रिफॉर्म, गाइडिंग स्पिरिट फॉर डेवलपमेंट एज इंक्लूसिविटी, समावेशीकरण, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है? विकसित भारत का। ठीक, उसी क्रम में आगे आपने और देखा था कि एस्पिरेशन ऑफ द विकसित भारत में और क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसी महत्वाकांक्षाएं हमारे हैं विकसित भारत को लेके। तो विकसित भारत को लेके हम लोगों ने 5 बातें पढ़ा हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया होता एक्सेलरेट ग्रोथ, सेकेंड सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड स्पेंडिंग enhance spending power of India's rising middle class, fourth invigorate private sector investments, and fifth uplift household sentiments। इसी क्रम में फिर हमने आगे और भी बातें करी हुई थी रिलेटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, हाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अवेल 5 लाख क्रेडिट्स टू द फार्मर्स, 1.7 करोड़ फार्मर्स। एट द सेम टाइम हम लोगों ने बात किया था मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में। 5 ईयर कॉटन मिशन चलाया जा रहा है जो आपके टेक्सटाइल मिशन को ऑगमेंट करने वाले हैं। मखाना बोर्ड इन बिहार, हाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म मखाना प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बिहार into a potential मखाना processing center of the India। नेशनल मिशन हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में हमने बात किया था। क्रेडिट केसीसी क्रेडिट को आगे बढ़ाने के बारे में बात किया था। अलॉन्ग विद दैट आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, कैसे तूर, मसूर और उड़द को और प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में बातें, ताकि इंडिया के प्रोटीन सोर्सेस को जो सिक्योर किया जा सके। एट द सेम टाइम क्लाइमेट रिजिलियंस को बढ़ाया जा सके, एंड लॉट्स ऑफ मैनी अदर थिंग्स। द यूजेस ऑफ इंडियन पोस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, फॉर अलाइनमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, राइट। ठीक, एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में बात किया था कि एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज को और बेहतर बनाना, स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है क्रेडिट लिमिट को अवेल करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को व्यवस्थित करना, राइट। लॉट्स ऑफ थिंग वी डिस्कस्ड इन स्टडीज क्लासेस। कुछ और पॉलिसीज के बारे में बात किया तो सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, expansion of capacity in IITs, daycare, cancer centers in all the district hospitals. Lots of things were discussed yesterday. आज हम लोग चलते हैं investing in people, economy and innovations में। चलिए, सबसे पहली बात इस क्रम में हम लोग बात करेंगे पीएम रिसर्च फेलोशिप। पीएम रिसर्च फेलोशिप के अमाउंट को बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है, टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISCs। इंडिया का जो R&D में जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं काफी डिसमल है। एज पर इफ यू वांट टू compete with the developed और the advanced economies, हमें कहीं ना कहीं इसमें काफी हमारा जो प्रोग्रेस है वो डिसमल दिखता है। उस चीज को ऑगमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के नाम से 10,000 लोगों फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली R&D प्रोजेक्ट्स के लिए इन IITs एंड IISCs। ये बहुत
ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक तरीके से स्टेप है। जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, अगर हम लोग इसमें के बारे में भी देखेंगे तो लगभग सेकेंड जीन बैंक with 10 lakh germplasm lines to set up for the future food and nutrition security। हम लोग लगातार देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक, ओरिजिनल और नेटिव स्पीसीज गायब होते जा रहे हैं। उन नेटिव स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑफ द जीन बैंक। तो जीन बैंक के सेकेंड जीन बैंक को 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन्स के साथ रिस्टोर करने के बारे में बात किया जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को डॉक्यूमेंटेशन करके बचाने का काम ज्ञान भारतम मिशन के थ्रू किया जाएगा। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाया जाएगा जिसमें इन नॉलेज को शेयर करने का भी व्यवस्था हो सके, स्पेशली फॉर द नॉलेज एंड रिसर्च पर्पजेस। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के कैटेगरीज में 20,000 करोड़ इसके लिए अलग से जो है लगाया गया है। 20,000 करोड़ स्पेशली फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर्स। इसके साथ साथ नेशनल जियोस्पैटियल मिशन लगाया गया है ना, इसको भी लॉन्च करने के बारे में बात किया गया है। इसका मकसद क्या है? जियोस्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा को मेंटेन करना, है ना। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति फैसिलिटेशन using PM Gati Shakti facilitation of modernization, land records, urban planning and design of the infrastructure projects. Government is continuously planning or increasing the scope of infrastructure development in India, and with only infrastructure development we can invite lot of FDIs and FIIs in India, right? तो उस क्रम में नेशनल जियोस्पैटियल मिशन भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो वी आर ऑल्सो टू प्रोमोट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स। अगर हम एक्सपोर्ट को और प्रमोट करने के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए भी कई सारी चीजें करी गई हैं इस बजट में, उसके बारे में प्रोविजन है। विद सेक्टोरल मिनिस्टेरियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू MSMEs टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। लगातार एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए भी एक्टिविटीज करी जा रही हैं ताकि एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी क्रेडिट की फैसिलिटीज की जरूरत पड़े, जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करना पड़े, MSME सेक्टर को और जो है मजबूती से फ्रंट में लाना पड़े, गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन इट। भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेटवर्क को व्यवस्थित करने के बारे में बात किया जा रहा है। भारत ट्रेड नेट इंटरनेशनल ट्रेड को और बेहतरी करने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को मजबूती से प्लेस किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, इसको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। आज के समय पे आपने देखा था कि प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में कैसे ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के बारे में बात किया गया है और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी ने इंडियन सप्लाई चेन्स को या हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को दोनों को काफी इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक, उसी लिए भारत ट्रेड नेटवर्क का काफी बड़ा महत्व होने वाला है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, लगभग आपके यहाँ एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर समझ कराने के बारे में बात करी जा रही है, स्पेशली इन द टीयर 2 सिटीज, ताकि टीयर 2 सिटीज को भी ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ा जा सके। जो भी वहाँ के प्रोडक्ट्स होंगे, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, है ना। अगर आपने यूपी स्टेट की पॉलिसी देखी होगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिसके तहत इनको भी हम ट्रेड नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गोज, एयर कार्गोज के वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज के बारे में बात किया जा रहा है, स्पेशली अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर and warehousing for the air cargo including high value perishable horticulture produce, ताकि चीजों को हम क्या कर सके। स्टोरेज फैसिलिटी बहुत जरूरी है, स्टोरेज फैसिलिटी के दौरान ही हम अच्छे तरीके से इसको ग्लोबल मार्केट में फैसिलिटेट करवा सकते हैं। Along with that, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाए, रिफॉर्म एज अ फ्यूल। अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क बनाने के बारे में बात किया जा रहा है। जो लोग, द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, जब वो धीरे धीरे यूपीआई जैसे फाइनेंशियल सिस्टम्स को जब यूज करेंगे तो उन ट्रांजेक्शन्स के आधार पे उनका एक अलग से क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा। उस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाने का काम किया जाएगा, स्पेशल इन द रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्रेडिट कार्ड सबसे पहले आपको समझना है। सेकंड, NABFID है ना, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका काम क्या होगा? पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विशेष प्रकार के रिफॉर्म्स है ना, NABFID के द्वारा भी किया गया है। KYC रजिस्ट्री, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025 में सेंट्रल नो योर कस्टमर रिपोर्ट्स को भी और अपडेटेड किया जाएगा, ताकि बहुत सारे रिडंडेंट डेटास को हटाया जा सके एंड अदर डेटास को अपग्रेड किया जा सके। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ द कंपनी मर्जर्स, कंपनीज को मर्जिंग करने के लिए इसको भी और अच्छे तरीके से प्रोविजंस को लाया जा रहा है, जिसमें रेड टैपिज्म और एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल किया जा सके, लोअर डाउन किया जा सके। FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज फ्रॉम 74 to 100%। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को 100% करने के बारे में बात किया जा रही है। ये भी आप लगातार देख रहे हैं कि किस टाइप के चेंजेस आपके पास हो रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म से अगर जाएंगे तो चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल, एक नया न्यू इनकम टैक्स बिल इनको इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात किया जा रहा है ना। आपने देखा कि न्यू बजटरी प्रोविजंस में 12 लाख तक के जो 12 लाख तक के जो आपके जो इनकम वाले जो ग्रुप है उनको टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। उस एग्जम्पशंस को एज अ लॉ इंट्रोड्यूस करने के लिए इस बिल की भी जरूरत पड़ेगी। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे तो लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क based on principles and trust to unleash productivity and employment को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हल्का रखा जाएगा, जिसको लगातार बजट में बात किया गया है डीरेगुलेशन के बारे में, राइट। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ द स्टेट्स बनाया जाएगा, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूती से बाहर रखा जा सके, जिसके चलते हुए एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट में स्टेट्स और निखर के सामने आने के बारे में हम लोग देख सकते हैं। FSDC मैकेनिज्म टू इवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड सब्सिडरी instruction along with a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector। जो भी डीरेगुलेशंस हो रखे हैं, जो भी लाइट रेगुलेशंस होंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशंस और उनके इम्पैक्ट को भी देखने की कोशिश किया जाएगा, है ना। along with that जन विश्वास बिल 2.0 का प्रोविजन भी दिया गया है to decriminalize more than 100 provisions in various laws। बहुत सारे लॉज में जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करने का प्रोविजन भी जन विश्वास बिल 2.0 में लिखा गया है। अब आपको ये सब बातें पता होना चाहिए, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में हम लोग बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ टैक्सेस, 7 टैरिफ टैक्सेस को रिमूव करना, एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज को ना इम्पोज करना, और इसके साथ साथ अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोएस्ट सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। यहाँ आपको देखना होगा कि कुछ आइटम्स के लिए एक इफेक्टिव ड्यूटी मेंटेन करके रखना और एक से ज्यादा सेस को बहुत ज्यादा जो है इम्प्लीमेंट ना करना। कुछ स्पेसिफिक प्रपोजल्स यहाँ पे दिए गए हैं। मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर द LED, LCD TV looms for textiles, capital goods for lithium ion battery of the mobile phones and e-vehicles, है ना। एग्जेम्पशंस इन कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया है। प्रमोशंस ऑफ दैट इज MRO एग्जेम्पशन फॉर 10 years and goods for ship building and ships for breaking, extension of time limit for export of railway goods imported for railways। इस सेक्शंस को भी एग्जामिशंस के कैटेगरी में रखा गया है, स्पेशली शिप्स को, उनके बनने को, उनके ब्रेकिंग डाउन को, और along with that एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बात किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड द लेबर सेक्टर्स
ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इनको जो भी ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन देने के बारे में बात किया गया है। अलॉन्ग विद ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में बात किया गया है, ट्रेड को और बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विथ इंटरेस्ट बट विदाउट पेनाल्टी। IGCR rules are amended to extend time limit to 1 year and file quarterly statement instead of monthly। तो ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए भी जो भी ऑप्शन देखे जा रहा है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, लगभग लाइफ सेविंग मेडिसिन में भी गवर्नमेंट लगातार वर्क कर रही है। जैसे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एग्जेम्प्टेड लिस्ट है ना, इसमें एक्सेस को कम किया जाए। लगभग 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स में 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी, 6 मेडिसिन के ऊपर मात्र 5% की ड्यूटी लगाने के बारे में बात किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स इन एग्जेम्पशन लिस्ट है ना। तो ये भी आप लगातार देखेंगे कैसे जो है पूरा सेक्शन को कैटर करने के बारे में बात किया जा रहा है। बजट में दिया गया है कि मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज, कैंसर, सीवियर क्रॉनिक डिजीजेस को इंक्लूड किया गया है, स्पेशली इन द एग्जेम्पशन एरियाज। ठीक, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम डिटरमाइंस आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years है ना, जिसमें आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में फोकस किया जा रहा है कि कितना उसमें फैसिलिटेट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो गवर्नमेंट को, अगर हम इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पे कि जो भी गवर्नमेंट कलेक्शन करते हैं, जो भी रिसिप्ट्स होती हैं, ये रिसिप्ट आखिर हमको आता कहाँ से है ना, फ्रॉम वे डू वी गेट द मनी, मनी कहाँ से आता है। तो देख लीजिए ध्यान से, मनी अगर हमारे टोटल बजट में अगर देखा जाए तो इनकम टैक्सेस समवेयर अराउंड 22% कम्स फ्रॉम द इनकम टैक्स। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से लगभग 24% आ रहे, 24%। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से लगभग 5% का टैक्सेशन, 5% हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से लगभग 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, कस्टम ड्यूटीज से, कस्टम से 4%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट से लगभग 9%। ये डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में यहाँ से एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक और बात होगा कि और हम इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, रूपी गोज टू रूपी जाता कहाँ पे है, तो कितना परसेंट किस किस सेक्टर को जाता है वो भी आप ध्यान दे दीजिए। पेंशन्स में लगभग 4% का आपका खर्च होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स में, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, उसको हमेशा से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए बोरो करने की आवश्यकता होती है। तो उस बोरोइंग के सिलसिले में 20% इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्चा होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले एंड डिफेंस एंड सब्सिडी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लगभग 16%। मेजर सब्सिडीज, महत्वपूर्ण सब्सिडीज के लिए 6%। डिफेंस में हम 8% तक का हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा 1 रुपया का 8% यहाँ भी जाता है। स्टेट का जो शेयर होता है, जो उनकी ड्यूटी, जो उनको रिपे करना होता है, राइट, उसको लगभग 22%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए दोबारा 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 8%, और अदर जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर्स है उन सब के लिए भी 8%। अगर एक ग्राफ देखेंगे आपके रेवेन्यू स्क्रिप्ट्स का, है ना, तो ये आप लगातार देखेंगे थिंग्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, राइट, लगातार थिंग्स आर इंक्रीजिंग इन 25-26। इन द सेम वे आप कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे तो 23-24 और 23-24, 24-25 और 24-25 इस रीजन में अगर देखेंगे तो आपको घटते हुए क्रम में दिखा है। फाइनली 25-26 में इट इज थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी आपको दिखेगा। और एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर में भी हमारे एक्सपेंडिचर्स कंपेरेटिवली थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं इन बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन योर ग्राफ, इन योर पीडीएफ। अगर फाउंडेशंस, अगर हम डेफिसिट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो यू कैन सी फिस्कल डेफिसिट आपका लगातार एज पर द जीडीपी ट्रेंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। रेवेन्यू डेफिसिट भी इज आल्सो डिक्रीजिंग, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड प्राइमरी डेफिसिट इज आल्सो इंक्रीजिंग एज पर द ग्राफ, है ना। एज पर द ग्राफ अगर आप देखते जाएंगे तो थिंग्स आर अंडर द कंट्रोल। तो आप इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर एरिया वाइज, सेक्शन वाइज देखेंगे तो किस सेगमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना पैसा जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। डिफेंस में
4,91,732 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2,66,817 करोड़। ईच एंड एवरी सेक्शन का इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ये मेजर सेक्शंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें बताई गई हैं। सबसे कम आपका साइंटिफिक डिपार्टमेंट को मिला हुआ है 55,679 करोड़। तो आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देखिए। उम्मीद है आपको हाइलाइट्स का एक मोटा मोटी आइडिया पता चला है। अब जब भी आप बजट को देखेंगे, पढ़ेंगे, एवरी ईयर बजट फर्स्ट फेब को आता है, यू नो इट वेल। यहां से आपको बजट में ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट का आने वाले 1 ईयर्स में कैसी स्ट्रेटेजी है, कौन से उसके रिक्वायर्ड सेक्टर्स हैं जहां पे वो इफेक्टिवली अपने एनर्जी को लगाना चाहती है, जिसके चलते हुए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ा सके। ओके, सो दैट मच टुडे। बाकी हम लोग अगले सेगमेंट में करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। उम्मीद है आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो भी हाइलाइट्स हैं वो हाइलाइट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, to Kautilya Academy. We will be continuously, we are working on it to present best content in front of you so that you can benefit from it, and your journey for this greatest of the civil services examination becomes easier and easier. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।